हेलो गाइस। तो आज हम वोकेशनल साइंस कैलकुलेशन थ्योरी के लेवल 2 के क्वेश्चंस करेंगे। मतलब ये भी हमारे सॉफ्ट स्किल के क्वेश्चन है, थोड़े हाई लेवल के या थोड़े हार्ड लेवल का बोल सकते हैं, वो क्वेश्चंस हैं। तो हम इसके आज कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द बिलो मेंटेन ऑप्शंस। हम लोग जो आगे की सीरीज कर रहे थे ना, उन्हीं सीरीज में एक कंटिन्यू है। तो ये लेवल 2 मतलब हार्ड लेवल थोड़ा से उन पहले वाले क्वेश्चंस थे, तो उन क्वेश्चंस में से है। ये बोल रहा है कि नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से इसके लिए करेक्ट ऑप्शन चूज करो। ब्लैंक इज डोर ऑफ एक्शन। ये क्या है? इस ड्यूर ऑफ एक्शन। ड्यूर ऑफ एक्शन का मतलब क्या होगा? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा आपके सब्जेक्ट। कैसे? हम लोग को ध्यान है कि हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, एक सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलके। नॉर्मल जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है वो बनता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट से मिलके। मतलब कर्ता, क्रिया और कर्म। कर्ता, क्रिया और कर्म से मिलके बनता है। तो हमें पता है, जैसे मैंने एग्जांपल लूँ, राम इज रीडिंग बुक। राम किताब पढ़ता है। तो राम इज रीडिंग बुक में ये पूछा है ड्यूर ऑफ एक्शन। ड्यूर ऑफ एक्शन कौन है? मतलब काम को कौन कर रहा है, एक्शन को करने वाला कौन है। डोए का मतलब है कर्ता। कर्ता कौन होता है? तो कर्ता कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। तो इसके लिए इसका सही आंसर क्या होगा? सब्जेक्ट। क्योंकि अगर मैं यहाँ लिखती हूँ राम इज रीडिंग बुक, तो राम इज ए रीडिंग बुक का क्या होगा? तो बुक का आपका ऑब्जेक्ट हो गया, रीडिंग वर्ब हो गई, और राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। और ये बोल रहा है एक्शन को कौन कौन करता है, तो काम कौन कर रहा है? राम है, वही किताब पढ़ रहा है। तो इसका सही आंसर हो गया आपके सब्जेक्ट। नेक्स्ट, ए वर्ड और फ्रेज दैट मॉडिफाइड द मीनिंग ऑफ ए एडजेक्टिव, वर्ब और अदर एडवर्ब एक्सप्रेसिंग मैनर, प्लेस, टाइम और डिग्री इज। मतलब किसी वर्ड में या किसी फ्रेज में हमें मॉडिफाई करना हो मीनिंग को, तो एडजेक्टिव, वर्ब और अदर एडवर्ब एक्सप्रेसिंग मैनर में प्लेस, टाइम और डिग्री इज। तो हम वहाँ पे क्या यूज लेंगे? कंजक्शन, नाउन, प्रोनाउन या एडवर्ब। कंजक्शन हमें पता है दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए काम आता है। नाउन कोई भी संज्ञा, जैसे टेबल, राम, जिस भी के लिए बात कर रहे हैं, जिस भी नाउन मतलब संज्ञा, जिस भी चीज़ के लिए बात कर रहे हैं। प्रोनाउन संज्ञा के स्थान पे काम आ रहा है, जैसे राम इज रीडिंग बुक, राम इज प्लेइंग, तो बार बार राम नहीं लिख के ही इज कर देते हैं, तो वो प्रोनाउन हो गया। एंड एडवर्ब, एडवर्ब का मेन काम होता है मॉडिफाई करना, चीज़ों को बताना। तो इसका सही आंसर होगा आपके एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द एक्ट ऑफ कन्वेइंग मीनिंग फ्रॉम वन एंटिटी और ग्रुप टू अनोदर थ्रू द यूज ऑफ म्यूचुअली अंडरस्टूड साइन एंड सिमोटिक्स रूल्स। तो ये क्या बोल रहा है कि आपके एक ग्रुप से या एक पर्सन से दूसरे पर्सन या ग्रुप के थ्रू आपस में हम लोग किसी साइन के द्वारा एक दूसरे को समझाते हैं, सिम्टम्स के द्वारा किसी को एक दूसरे को समझाते हैं या संदेश देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में भी देख लेते हैं। पारस्परिक रूप से समझने वाले संकेतों और अर्ध चिकित्सक नियम के उपयोग के माध्यम से एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों को समूह को अर्थपूर्ण संदेश देने का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, संचार। मतलब हम लोग एक ग्रुप, एक प्यूपिल दूसरे प्यूपिल को किसी समझने योग्य या संकेत के द्वारा, साइंस के द्वारा, सिमोटिक्स के द्वारा अगर समझाता है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका कम्युनिकेशन कहलाएगा। मतलब एक अपनी बात दूसरे के पास ले जाता है। क्योंकि स्किल तो किसी काम को निपुणता से करना, लिसनिंग ओनली सुनना किसी एक का काम हो गया, स्पीकिंग मतलब किसी एक का काम बोलना, मगर कम्युनिकेशन में दोनों का इंटरफेयर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी क्वालिटी एंड क्वालिटीज ऑफ ए गुड स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमको कि एक स्पीकर के अंदर, मतलब एक बोलने वाले के अंदर, वक्ता के अंदर क्या क्या अच्छी क्वालिटी या गुण होने चाहिए। तो ऑप्शंस देखते हैं। स्टैंड इरेक्ट, डिस्ट्रीब्यूटिंग योर वेट ऑन बोथ द लेग्स एंड डू नॉट होल्ड ऑन टू द माइक और टू द पोडियम फॉर सपोर्ट। मतलब आप जब खड़े हो रहे हो तो आप सीधे खड़े हो। हिंदी भी देख लेते हैं। दोनों पैरों पर अपना वजन देकर खड़े हो जाओ। समर्थन के लिए माइक या मंच मत पकड़ो। मतलब जब आप खड़े हो रहे हो तो ऐसे नहीं कि हम लोग एक पैर को पीछे मोड़ के रख रहे हैं या फिर टेढ़े खड़े हो रहे हैं, नहीं, वो अच्छा संकेत नहीं देता है। आप दोनों पैरों को इक्वल वेट देके, मतलब आप सीधे खड़े हो रहे हो सावधान की पोजीशन में, और उस माइक को या जो हमारा पोडियम हमारे आगे लगा रहता है उसको पकड़ना नहीं है। क्योंकि उसको पकड़ने से ये फील होता है कि हम डर रहे हैं या हम कंफ्यूज हैं, मतलब मोस्टली डरने का इन्फेक्ट आता है। तो हम लोग को उसको पकड़ना भी नहीं है। और एक
1-2 इंच मतलब 4-5 इंच की आप दूरी रखकर या 1 फीट की दूरी रखकर आपको बोलना चाहिए पोडियम से, माइक से, तो आवाज़ भी आपकी क्लियर जाती है। तो ये हो गया आपका कि आपको सीधे खड़े होना है और किसी भी पोडियम और को पकड़ना नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। हैव ए गुड पोस्चर एंड अपीयरेंस, डू नॉट लीन ऑन द पोडियम। मतलब गुड पोस्चर्स मतलब हम लोग खड़े हो रहे हैं तो एक अच्छी शारीरिक मुद्रा रखनी है और पोडियम की तरफ झुकना भी नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, देखते हैं। बी कॉन्फिडेंट, रिलैक्स्ड एंड एनर्जेटिक, डू नॉट प्ले विथ योर क्लोथ और फिंगर्स। मतलब आपको कॉन्फिडेंट खड़ा होना है, रिलैक्स्ड फील होना है और एनर्जेटिक भी दिखना चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं कि आप सीधे तो खड़े हो रहे हो मगर नर्वस से दिख रहे हो या फिर आप थके हारे से दिख रहे हो, तो सुनने वाले की ना मतलब 50% इच्छा आपको सुनने की खत्म हो जाएगी। तो आपको एनर्जेटिक दिखना है और आपको अपने कपड़ों वगैरह से खेलना नहीं है। वो बताता है आपके कन्फ्यूजन होने का या आपके डाउटफुल होने का संकेत देता है। तो आपको ढंग से खड़ा होकर बोलना और अच्छे से करना है। एप्रोप्रिएट आंसर देखा जा रहा है ने ऑल ऑफ दिस भी दिया हुआ है, तो देखा जाए तो ये तीनों ऑप्शन सही है, मगर हम लोग एकदम अप्रोप्रिएट बोले तो ये फोर्थ का ए भी हो रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। एंड सेकंड चीज़, भारत स्किल भी ए को मान रही है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें भारत स्किल के ही आंसर्स को फॉलो करना है क्योंकि उन्हीं के आंसर्स के अकॉर्डिंग ही आपकी फाइनल मार्किंग होगी। तो फोर्थ का मैं तो सजेस्ट ये करूँगी ए आंसर होता है। और ये अपने कॉमन सेंस से देखा जाए तो इसका ऑल ऑफ दीज भी आप दे सकते हो। ऑल ऑफ दिस भी आंसर गलत तो नहीं है, दे सकते हैं, मगर भारत स्किल मानेंगे तो इसका आंसर ए होता है। तो अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा आंसर देना चाहते हो। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको इसका आंसर फोर्थ का ए ही देना है कि आपको सीधा खड़ा होना है, मतलब आपके दोनों पैरों पे इक्वल वजन देके, इसका मतलब आपको अपना पैर फोल्ड करके या एक पैर के ऊपर दूसरा पैर डालकर इस तरह नहीं खड़ा होना है। नहीं, आपको अपने माइक को और पोडियम को पकड़ना है और आपको थोड़ी सी डिस्टेंस बना के और अच्छे से क्लियरली बोलना है। तो इसका आंसर फोर्थ का ए सजेस्ट करूंगी। ऐसे ये सारे ऑप्शंस अपनी जगह सही है, तो आप डी फॉलो करना चाहें तो कर भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर स्टेप इन मोटिवेशनल प्रोसेस। ये बोल रहा है मोटिवेशनल प्रोसेस के अंदर आप इन स्टेप्स को करेक्ट फॉलो करो। मतलब इसमें 1 2 3 4 अलग अलग सेंटेंस दिए हुए हैं और बताने हैं कौन सा सेंटेंस पहले आएगा और कौन सा सेंटेंस बाद में आएगा। एक बार हम सारे सेंटेंस पढ़ लेते हैं। असेसिंग द प्रेफरेंस एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप टू बी मोटिवेटेड। ठीक है। सेकेंड, डिफाइनिंग मोटिवेशनल स्ट्रेटेजीज अप्रोप्रिएट फॉर द टारगेट। थर्ड का है कन्वेइंग एक्सपेक्टेशंस फॉर परफॉर्मेंस टू अचीविंग डिजायर्ड आउटकम्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ द मोटिवेशन। एंड फोर्थ है कम्युनिकेटिंग बेनिफिट्स, रिवार्ड्स एंड सैंक्शंस इफ एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मीट। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, इन सेंटेंस को समझते हैं। ये पहले तो इसने बोला कि सही क्रम में व्यवस्थित करना है कि मोटिवेशन के अंदर आप कैसे कैसे फॉलो करोगे। पहला बोल रहा है असेसिंग द प्रेफरेंस एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल और ग्रुप टू बी मोटिवेटेड। हिंदी में भी देख लेते हैं। प्रेरित होने के लिए व्यक्ति या समूह की वरीयताओं और व्यक्तिगत विशेषताओं का आंकलन करना। हमें किसी को मोटिवेट करना है तो हमें सबसे पहले कि उसको मोटिवेट करने के लिए उस व्यक्ति के या उस ग्रुप के क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, क्या क्या उसमें ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उन चीज़ों को डिफाइन करना, उन चीज़ों को पता लगाना या उन चीज़ों को फाइंड आउट करना। सेकेंड है डिफाइनिंग मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज अप्रोप्रिएट फॉर दैट टारगेट। मतलब उस लक्ष्य के लिए उपयुक्त प्रेरक रणनीतियों को परिभाषित करना कि उसके लिए हमने वो तो फाइंड आउट कर दी है कि हमें उसको कैसे कैसे मोटिवेट करेंगे, मगर उसके लिए कैसे उसको करना है, कैसे उसको मोटिवेट करना है, उसके लिए प्लान्स बनाना, उसके लिए स्ट्रेटेजीज बनाना कि हम उसको कैसे मोटिवेट करेंगे, उसको कैसे उस टारगेट को देंगे। थर्ड बोल रहा है कन्वेइंग एक्सपेक्टेशंस फॉर परफॉर्मेंस टू अचीविंग डिजायर्ड आउटकम्स फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मोटिवेशन। मतलब प्रेरणा के उद्देश्य से वांछित परिणामों को निष्पादित करने या प्राप्त करने के लिए अपेक्षाओं को व्यक्त करना कि हमने मोटिवेशन में उसको कुछ दे दिया टारगेट कि हाँ आपको ये टारगेट अचीव करना है, तो उसको अचीव करने के लिए व्यक्त करना कि भाई आप में ये क्वालिटी है तो आप ये टारगेट अचीव कर सकते हो, उसको ये देना। एंड लास्ट बोल रहा है कम्युनिकेशन बेनिफिट्स, रिवार्ड और सैंक्शंस इफ एक्सपेक्टेशंस आर और आर नॉट मीट।
मतलब आपकी अपेक्षाएं जो आपने उससे दी थी या उससे मिलाई थी, उससे सोची थी, वो मिले या नहीं मिले, मगर उसको फिर भी लाभ, पुरस्कार या प्रतिबंधों को संचारित करना। तो इसका मतलब किसी को भी मोटिवेशन करने के लिए सीक्वेंस में ही दिए गए हैं। इसका सही आंसर तो होगा 1 2 3 4, क्योंकि देखो ये पूरे सीक्वेंस में। इन शॉर्ट में आपको समझाऊं, आपको किसी को मोटिवेट करना है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को या उस ग्रुप को आपके उसमें जो क्या अच्छाइयाँ हैं उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। जैसे मुझे किसी स्टूडेंट्स को ही करना है मोटिवेट, तो मैं ये उसे बोल रही हूँ कि आप में एक क्वालिटी है कि आप किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी याद कर लेते हो या बहुत लंबे समय तक भी उसे याद रख लेते हो, तो ये आप में क्वालिटी है। तो उससे वो मोटिवेट होगा कि हाँ भाई मुझ में ये सच में क्वालिटी है। उसके लिए उसको रणनीतियों को परिभाषित करना कि देखो तुम इतने जल्दी याद करते हो तो तुम्हें कम ही टाइम देना पड़ेगा, या तुम लॉन्ग टाइम के लिए याद करते हो तो तुम्हें आगे एग्जाम्स में बेनिफिट होगा, तुम्हें हर चीज़ का नॉलेज बढ़ेगा। ये हमारे उसको एक हम लोग स्ट्रेटेजीज बता रहे हैं कि देखो क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो हम लोग उसको वांछित परिणामों को निष्पादित कर रहे हैं, मतलब उसको हम लोग एक एक्सपेक्टेशंस बता रहे हैं कि भाई तुम्हें अगर तुम इतना जल्दी याद कर सकते हो तो तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस जल्दी याद कर लेने चाहिए या इन क्वेश्चंस को जल्दी समझ लेना चाहिए। इससे तुम्हारे एग्जाम्स में 95% मीट हो सकते हैं, तुम्हें 90+% मिल सकते हैं। तुम ये याद करोगे तो ये क्वेश्चंस में बहुत जल्दी अच्छे नंबर्स ला सकते हो। तो ये भी एक सीक्वेंस हुआ, उसके बाद ही आप उसे बताओगे। एंड देन अपेक्षाएं मिलने, अब हो सकता है कि आपने उसे 95 बोले कि भाई तुम इतना जल्दी याद करोगे, और हो सकता है वो 1 2 क्वेश्चंस याद भी नहीं कर पाया, वो 90 लाया या 89 ही लाया या कम लाया, आपके एक्सपेक्टेशन से 95 था 92 ही लाया, तब भी उसे मोटिवेट करना है कि हाँ भाई आपने उसे बेनिफिट्स, रिवार्ड्स और सिलेक्शंस बताने हैं कि भाई आपने इतना अच्छा तो किया, उसको फिर भी बधाई देनी है, आपको उसे मोटिवेट करना, उसको प्रशंसा करनी है, इससे वो आगे के उस काम को करने में और एक्सपर्टाइज हो सके। तो ये इसका सही सीक्वेंस होगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। एन आइडिया ग्रुप डिस्कशन इज अलाउड। एक आदर्श समूह चर्चा अनुमति देता है। मतलब आइडियल ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? आइडियल ग्रुप डिस्कशन, एक अच्छा ग्रुप का डिस्कशन करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो इट्स पार्टिसिपेंट टू शेयर देयर व्यूज एंड ओपिनियन विद अदर पार्टिसिपेंट्स। एक अच्छे ग्रुप डिस्कशन के अंदर हमें क्या होगा, हर जो पार्टिसिपेंट्स है, जितने भी उसमें प्रतिभागी काम ले रहे हैं, वो अन्य प्रतिभागियों के साथ अपने विचारों को शेयर करेंगे, बताएंगे उनको। सिस्टमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, व्यू एंड ओपिनियन अबाउट ए टॉपिक, problem, issue, situation among the member of a group who share some common objective। मतलब हम लोग के जो सामान्य उद्देश्य होते हैं, कुछ सामान्य टारगेट्स होते हैं, उनको साझा करने वाले समूह के सदस्यों के बीच विषय, समस्या, मुद्दा या स्थिति के बारे में जानकारी या विचारों को व्यवस्थित विनिमय। मतलब हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन पे बात कर रहे हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या क्या इशू आ सकते हैं, क्या क्या सिचुएशंस हो सकते हैं, उन सभी के बारे में अपने व्यू, अपने ओपिनियन अपने साथियों के साथ अपने ग्रुप में डिस्कस करना चाहिए। इवैल्यूएशन ऑफ कैंडिडेट ऑन द बेसिक ऑफ देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉलेज, लीडरशिप स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स एंड कंसेप्चुअलाइजेशन एबिलिटी एक्सेट्रा। मतलब अपनी संचार कौशल, ज्ञान, नेतृत्व कौशल, श्रवण कौशल, अवधारणा क्षमता आदि के आधार पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन करना। मतलब आप इवैल्यूएट करना कैंडिडेट्स को कि हम कैसे कैसे कम्युनिकेशन, आप सारे जहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी में किस में क्या क्या क्वालिटी है, उन सारी क्वालिटियों को भी मूल्यांकन करना। किसी का नॉलेज अच्छा होगा, किसी में लीडरशिप स्किल होगी, किसी का लिसनिंग स्किल अच्छा होगा, किसी के कंसेप्ट्स अच्छे होंगे, तो उन सारों का भी मूल्यांकन करना। तो एक आइडियल ग्रुप डिस्कशन किसको अलाउ करेगा? ऑल ऑफ दिस, इन सभी का डिस्कशन अलाउ करेगा।